हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस थ्योरी। जैसे कि आपको नजर आ रहा है एसिड्स एंड बेसिस, और इसके लास्ट लेक्चर तक हमने एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी में SN1 जो कि सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होती है, साथ में हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की भी चर्चा कर ली थी। और आज के लेक्चर में हम एसिड बेस थ्योरी को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम तीन थ्योरीज को कवर करेंगे, जो कि एक ब्रॉन्स्टेड की थी, एक आपकी आर्हेनियस की थ्योरी थी, और एक हमारे पास लुईस की थ्योरी थी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और उसके बाद हम कवर करेंगे यहाँ पर एसिड्स जो आपके होते हैं उनमें एसिडिक कितने तरीके के आपके देखे जाते हैं, कितने वैरायटी ऑफ एसिड्स हैं और उनमें कैसे आपको एसिडिक पैरामीटर को कंपेयर करना है। फिर उसके बाद जो बेसिस वाला पोर्शन बचता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ हम देखो एसिड्स एंड बेसिस, तो ये जो एसिड्स हैं ये इसकी तीन थ्योरीज हैं। एसिड एंड बेसिस की तीन थ्योरीज को हमें कवर करना है। एक हम देखेंगे ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, और दूसरी थ्योरी होती है आर्हेनियस की, आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस। और लास्टली हम कवर करेंगे लुईस थ्योरी, लास्ट में देखेंगे लुईस थ्योरी। इन तीन थ्योरीज के अकॉर्डिंग एसिड बेस के कंसेप्ट्स को हमें देखना है। तो सबसे पहले जो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड जो है इसको आप ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स भी कहते हो, इनके अकॉर्डिंग हम पहले तो तीन सेपरेट पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तीन सेपरेटली क्लासेस में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इसमें हमें देखना है कि एसिड्स कौन से होंगे, और सिमिलरली यहाँ पर हम चेक करेंगे कि बेसिस कौन से होंगे। और इसी तरीके से आर्हेनियस के एसिड्स की क्या डेफिनेशन होती है और आर्हेनियस के बेसिस की क्या डेफिनेशन होती है, और सिमिलरली लुईस के एसिड्स और लुईस के बेसिस। इसी एक ही चार्ट में आपके सारे तीनों थ्योरी को हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि जो ब्रॉन्स्टेड है, सबसे पहले नंबर जो ब्रॉन्स्टेड ल्योरी कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग जो एसिड है वो H+ को डोनेट करने वाली स्पीशीज है, और H+ को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज को बेसिस की कैटेगरी में उसने रखा था। तो एसिड कौन से थे जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकते थे, प्रोटॉन डोनर को उसने एसिड कहा था। और यही उल्टा, अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, H+ एक्सेप्टर अगर है, तो वो बेस की कैटेगरी में लाई करेगा। सिमिलरली आर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर ही एसिड थे, इसके अकॉर्डिंग भी जो प्रोटॉन डोनर थे वो एसिड थे, लेकिन इसके जो बेसिस थे उसने कहा कि जो OH- को डोनेट करेंगे वो वाले बेसिस की कैटेगरी में लाई करेंगे। H+ डोनर और OH- डोनर आपके बेसिस होंगे। और लुईस की थ्योरी तो सबसे इजी है याद करने के लिए, क्योंकि लुईस एल से ही याद कर लो, लोन पेयर, एल से लोन पेयर। और ये लोन पेयर के अकॉर्डिंग ही इसकी थ्योरी थी कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर्स होंगे, लोन पेयर एक्सेप्टर्स को उसने कहा था एसिड्स, और इसी तरीके से उसने लोन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशीज को कहा था बेसिस। तो लाइक दिस हमारी तीन थ्योरीज की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, किसे एसिड कहते हैं, किसे बेस कहते हैं। तीनों थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस की कंडीशंस जो है थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं, जबकि आर्हेनियस के एसिड्स और ब्रॉन्स्टेड के एसिड्स दोनों ही सेम है, दोनों को ही आप प्रोटॉन डोनर के नाम से समझते हैं। तो ये जो हो गई हमारी तीनों की तीनों थ्योरीज। अब हम अगर कंसेप्ट ऑफ एसिड समझें, इसमें आज के लेक्चर में हम बेसिकली समझने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एसिड, कंसेप्ट ऑफ एसिड। देखो एसिड्स इन जनरल हमें पता क्या है, कोई भी स्पीशीज है, मान लीजिए HA जो भी एसिड है, ये अपना प्रोटॉन करता है डोनेट और बनता है कोई A- एनायन। ये जो A- एनायन बनता है इसको आप कहते हो कॉन्जुगेट बेस, इसको आप कहते हैं क्या, इसको आप कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो स्टार्टिंग में हम एसिड लेते हैं, इसकी जो एसिडिटी होती है वो उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप लिखिए जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस।
जो कॉन्जुगेट बेस एनायन का फॉर्मेशन होता है उसको ही हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, और ये एक एनायन है। कॉन्जुगेट बेस क्या है? ये एक एनायन का ही फॉर्मेशन होगा, ये हमारा एक एनायन बनता है। और एनायन के अगर स्टेबिलिटी के पैरामीटर्स देखने हैं तो वही आपको क्लियर होने चाहिए कि एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो इसके बाद हम कुछ रूल्स स्टेप वाइज चर्चा करने वाले हैं जिससे हम एनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ये आपके हर एक जगह, हर एक कंसेप्ट में, पूरे ऑर्गेनिक में यूज होने वाले हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर आप हेडिंग नेक्स्ट रहने वाली है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के लिए कुछ रूल्स हैं। इसके टोटल 4 स्टेप्स में आप स्टेबिलिटी को चेक करते हो। टोटल 4 स्टेप्स में हम यहाँ स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। 4 सेपरेशंस इसमें हमें देखने हैं, 4 सेपरेशन। तो नंबर 1 यहाँ पे जिस फैक्टर से हम चेक करते हैं दैट इज साइज। सबसे पहले साइज के बेसिस पे, फिर नंबर 2 हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। फिर उसके बाद नंबर 3 जो स्टेप होता है दैट इज बेस्ड ऑन द रेजोनेंस, वो रेजोनेंस पे डिपेंड करता है। और नंबर 4 वाला जो है दैट इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। और जैसे ये रूल्स हमने रेजोनेंस के केस में पढ़े थे कि ये स्टेप वाइज अप्लाई करने होते हैं, ये चारों रूल्स भी आपको ऑलवेज स्टेप वाइज ही अप्लाई करने हैं। तो यहां आप लिख लीजिए अप्लाई रूल्स स्टेप वाइज। स्टेप वाइज अप्लाई करना है ऑलवेज। अगर स्टेप वाइज नहीं लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? देखो, सबसे पहले अगर हम नंबर 1 रूल की बात करें तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, इसी के ही पैरामीटर्स हम देख रहे हैं ना। तो जो एनायन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जितना लार्ज आपका एनायन होगा उतना ही बेटर उसका स्टेबलाइजेशन होगा। बस एक चीज आपको हमेशा जो ध्यान रखनी है वो ये है कि डू नॉट अप्लाई दिस रूल ऑन सेम पीरियड। एक ही पीरियड के एलिमेंट्स में आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई ऑन डिफरेंट पीरियड्स। जब अलग अलग पीरियड के एलिमेंट्स को आप कवर कर रहे होंगे तभी आप इस रूल को अप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर हम सेम पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आप ये लगा सकते हैं कि साइज जनरल आपका घटता है, लेकिन वो बहुत ही माइनर फैक्टर से घटता है। जो मेजर चेंज आता है साइज का वो आप अलग अलग पीरियड में जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है तब ही मेजर चेंज देखने के लिए मिलता है। उस केस में ही मेजर चेंज ऑब्जर्व होता है। जो दूसरा फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये हमने बात करी थी कि यहाँ जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, नेगेटिव चार्ज उसमें उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये हमने रेजोनेंस में भी सीखा था। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और सिमिलरली स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी -m इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी +m इफेक्ट के। क्योंकि आपका जो -m है वो नेगेटिवली चार्ज एनायन को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके स्टेबलाइज कर देगा और उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +m। और इंडक्टिव में अगर आंसर आना है तो वही सेम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -i इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i इफेक्ट। और ये हमेशा रूल्स आपको स्टेप वाइज लगाने हैं। इसके क्वेश्चंस में अगर आपको बताऊं तो उसमें आपको अप्लाई कैसे करना होगा। जैसे देखो, क्वेश्चन अगर है तो मान लीजिए आपसे बोला गया है H2O और है H2SE, ये A रहा, ये B रहा और ये C। आपको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिटी का कंपैरिजन करना है। A B C को आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलूरियम, और अगर इसी में ही आगे आप टेलूरियम वाला भी लगा देंगे तब इसको अगर आप D कहोगे तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हमारा काम है इन रिस्पेक्टिव एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस को बनाना।
तो हम बनाएंगे कॉन्जुगेट बेसिस। तो ये बन जाएगा प्रोटॉन लॉस करके OH माइनस, ये HS माइनस, और ये बन जाएगा HSE माइनस, और ये बन जाएगा HTE माइनस। कॉन्जुगेट बेसिस बन गए। अब एनायन के स्टेबिलिटी के रूल्स देखो। एनायन के रूल्स थे, सबसे पहला आपको साइज चेक करना है। अलग अलग स्टेप में पहले नहीं पहुंचोगे, सबसे पहले साइज पे जाओगे। ये ऑक्सीजन हमारा सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, और ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। और हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ही तो चेक करनी होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, साइज जितना बड़ा, ये सारे डिफरेंट पीरियड्स के हैं, साइज जितना बड़ा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। और यही हो जाएगा ABCD की एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर। AS अगर एसिडिक स्ट्रेंथ है तो मोस्ट एसिडिक कौन सा रहेगा? D वाला, फिर C वाला, फिर हो जाएगा B, और फिर होगा A। इस तरीके से आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स रहते हैं। ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को ही कंपेयर करना है, लेकिन अब यहाँ पर है आपके पास CH4 NH3 OH2 एंड है HF। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, और ये रहा D। अगर इनमें आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, क्या ऑर्डर निकल के आएगा? सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे। हर एक के हम बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और उनकी ही स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस को ही हम चेक करेंगे। तो देखो CH3 पर माइनस चार्ज होगा, NH2 पर माइनस चार्ज होगा, OH पे माइनस चार्ज होगा, यहाँ OH पे माइनस होगा, और यहाँ सीधा सीधा F पे माइनस चार्ज होगा। रूल नंबर 1, साइज वाला फैक्टर, जो कि हमने बोला था सेम पीरियड पे अप्लाई नहीं करोगे, सेम पीरियड पे नहीं अप्लाई करोगे, नेवर अप्लाई साइज वाला फैक्टर ऑन सेम पीरियड। ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड, तो ये रूल से आंसर नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट रूल जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा एनायन उतना स्टेबल, तो अकॉर्डिंग टू दैट कौन सा स्टेबल होगा? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर CH3 माइनस वाला। तो यहाँ अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखेंगे तो कौन सा सबसे ज्यादा होगा? जो जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, तो HF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद वाटर, फिर उसके बाद अमोनिया, फिर उसके बाद CH4। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसी वजह से मैंने कहा था आपको सेम पीरियड पे अप्लाई नहीं करना है, डिफरेंट पीरियड पे ही आप अप्लाई करेंगे। तो ऐसे एसिडिक के आपके स्टेबिलिटी ऑफ एनायन वाले फैक्टर्स को आप चेक करते हैं। अब अगर हम बात करें कि कितने कैटेगरी के ऑफ एसिड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक यहां पर देखेंगे हम ऑक्सी एसिड्स। 3 कैटेगरीज में इसको हमने डिवाइड किया है। एक ऑक्सी एसिड यानी कि ऑक्सीजन एटम पे माइनस चार्ज होगा। दूसरा यहाँ पे हम चेक करेंगे नाइट्रोजनस एसिड। नाइट्रोजनस एसिड्स यानी कि नाइट्रोजन एटम पे माइनस चार्ज होगा। और लास्टली जो फैक्टर है दैट इज कार्बन एसिड, मतलब कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही हमें चेक करने हैं, यही तीनों हमें चेक करने हैं। नाइट्रोजनस और फिर उसके बाद होगा कार्बन एसिड। नाइट्रोजनस एसिड उतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोटा सा है। बाकी इंपॉर्टेंट आपके ऑक्सी और कार्बन एसिड्स हैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर इनका ही फर्दर सब डिवीजन करें तो ऑक्सी एसिड्स तो एक होंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाली कैटेगरी में लाई करेंगे। दूसरा इसी में ही होते हैं फिनॉल्स, दूसरा इसी में ही फिनॉल्स होते हैं। और तीसरा इसी में फिनॉल्स के ही भाई एल्कोहल्स। एल्कोहल्स, ये 3 कैटेगरी है। नाइट्रोजनस की कोई कैटेगरी नहीं है। कार्बन एसिड्स की जी हाँ कैटेगरी होती है। एक हमारे हो जाएंगे बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें या फिर ऐसे लिखो, ये हाइड्रोकार्बन्स लिख लो इसमें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा।
हाइड्रोकार्बन्स लिख लीजिए, और हाइड्रोकार्बन्स को ही हम बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, और कार्बन एसिड्स में दूसरे हो जाएंगे कार्बोनिल सिस्टम, कार्बोनिल सिस्टम, या लिख लो कार्बोनिक एसिड्स, कार्बोनिल एसिड्स। और हाइड्रोकार्बन जो है ये बेस्ड होते हैं ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ये बेस्ड होते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। तो इन तीनों ब्रांचेस को कवर करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ऑक्सी एसिड्स की कैटेगरी देखते हैं, और ऑक्सी एसिड्स में बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। तो नंबर 1 है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में नंबर 1 कौन सा था? सॉरी ये तो हमारा ऑक्सी एसिड्स में था ना, ये नहीं था, पहले थे हमारे ऑक्सी। कैटेगरी तो ऑक्सी एसिड्स की है, ऑक्सी एसिड्स की कैटेगरी है, जिसमें नंबर ए कैटेगरी में वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कहानी देखें तो इन जनरल क्या होता है, COOH ग्रुप होगा जिसमें ऑक्सीजन एटम से आपका प्रोटॉन निकल जाएगा। तो इन जनरल यहाँ रिएक्शन कैसी हो रही होगी, ये रहा कोई भी इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड, आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, और इससे जब प्रोटॉन निकलेगा तो प्रोटॉन निकलने के बाद RC डबल बॉन्ड O, और O पर माइनस रहा होगा, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। यही तो हमारा कॉन्जुगेट बेस है, यही तो है कॉन्जुगेट बेस, और इसकी ही स्टेबिलिटी चेक करनी है, इसकी ही तो स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी होगी, इसकी भी जो एसिडिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। वही सेम पैरामीटर्स में ही आपको चेक करना है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है उनको उन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे चेक करोगे जो हमने एनायन के अभी 4 रूल्स लिखे थे, हमेशा उसी फैक्टर्स को अप्लाई करोगे। तो अगर यहाँ पे इन जनरल में आपको क्वेश्चंस के बेसिस पे करवाऊं तो आप क्वेश्चन के बेसिस पे ज्यादा बेहतर इन कंसेप्ट्स को समझ पाओगे। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। तो ये रहा, अरेंज करना है, ये गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही है, सारे चारों के चारों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा। आप निकाल लो भाई Ka वैल्यू जो कि एसिडिटी होगी, और जो भी हमारा ऑर्डर आएगा pKa बेसिसिटी, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। फोकस आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में ही करना है। हर एक के हम कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं, हर एक के बना लीजिए कॉन्जुगेट बेसिस। और कॉन्जुगेट बेसिस अगर हमने बनाया तो ए में क्या बन जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड का ये फॉर्मेट एनायन O पे माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बी में क्या दिया हुआ है, अच्छा जैसा ऊपर है उसी तरीके से अगर हम बनाएं तो बी सामने दिया है इसके, और इधर पे देखो कौन सा प्रोटॉन जाएगा, ये वाला या ये वाला। हमेशा आप ये देखोगे मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, तो ऑक्सीजन पे ही माइनस आएगा, ये वाला तो प्रोटॉन निकलेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, क्योंकि ये सारे सेम पीरियड के हैं, तो पहला साइज वाला फैक्टर तो आंसर देगा नहीं। जो दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बेसिस पे समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। अब 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, तीसरा और रेजोनेंस पे, ये पर्टिकुलरली अगर यहाँ माइनस आएगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, लेकिन यहाँ माइनस आएगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो इसीलिए हम कौन सा प्रोटॉन, हमेशा आपको कार्बोक्सिलेट देखे उसी एनायन में ही आप निकालोगे CH2, और यहाँ C डबल बॉन्ड O और O पर माइनस। सिमिलरली अब यहाँ C पर लिखिए, अब यहाँ पर अगर हम C ऑप्शन का ही सेम कॉन्जुगेट बेस बनाकर देखेंगे तो ये प्रोटॉन आप हटाएंगे कार्बोक्सिलेट वाला, फ्लोरीन CH2 C डबल बॉन्ड O और O पर माइनस। सिमिलरली आप D ऑप्शन में जब ड्रॉ करेंगे, D ऑप्शन में C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलेट वाला ही आप एनायन बनाएंगे CH2 और NO2 लगा है इस पर्टिकुलर जगह पे। तो अब इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी देखिए किसकी सबसे ज्यादा होगी, कार्बोक्सिलेट हर जगह फॉर्म हो रहा है, और जो रिस्पेक्टिव यहाँ साइड ग्रुप्स हैं, ये जो फ्लोरीन लगा है ये वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर रहा होगा। सिमिलरली NO2 जो है, NO2 भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये भी क्या करेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग -M और -I नाइट्रोजन का लग रहा होगा। तो यहाँ फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट -I इफेक्ट दिखाएगा,
तो माइनस आई इफेक्ट दिखाने की वजह से हमें पी के ए बतानी है ना, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इन सभी ऑप्शंस में से किसकी हाईएस्ट रहेगी? बेसिक स्ट्रेंथ इन सभी ऑप्शंस में जब आप देखेंगे तो पहली चीज ये फ्लोरीन का जस्ट माइनस आई है, इसका स्ट्रॉन्ग माइनस एम भी है और माइनस आई भी है। तो जब आप स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर बनाएंगे, दैट मीन्स के ए की स्ट्रेंथ लिखेंगे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रहने वाला है डी, स्ट्रॉन्गेस्ट डी रहेगा। और यहाँ पर जो OH प्रेजेंट है, OH का भी माइनस एम लगेगा और माइनस आई ऑक्सीजन का लग रहा होगा। लेकिन अब इनमें से जब आप कंपैरेटिव अप्रोच में देखोगे तो जो फ्लोरीन है इसका वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है और लोन पेयर से भी इसका प्लस एम लगता है। तो ओवरऑल डी के बाद ऑप्शन जो लाई करेगा दैट विल बी सी, और सी के बाद आ जाएगा बी ऑप्शन, और बी के बाद आ जाएगा ए ऑप्शन। और हमें बताना था पी के ए का ऑर्डर, तो जस्ट इसका रिवर्स कर दूं, ए सबसे पीछे था, ए सबसे आगे कर दूं, फिर उसके बाद बी, फिर सी और फिर डी। ए बी सी डी विल बी द ऑर्डर ऑफ पी के ए वैल्यू। तो ऑप्शन में आप देखें कहाँ पे नजर आ रहा है, इन द ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी द राइट आंसर। अब इसी तरीके से हम और दूसरा क्वेश्चन देखें, कार्बोक्सिलेट के ऊपर ही है, कार्बोक्सिलेट वाला ही जो क्वेश्चन है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कंपैरेटिव अप्रोच में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सभी में आपको करना क्या है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स। तो हम इन सभी में स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस देखेंगे। तो कॉन्जुगेट बेसिस जब आप बनाएं तो देखिए ए ऑप्शन में क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O माइनस। सिमिलरली बी में जब बनाओगे तो क्या बनेगा, CH2 और यहाँ से C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये OMe ग्रुप लगा होगा, डोनर लगा होगा एक तरीके से। उसके बाद जब आप सी ऑप्शन में एनालाइज करोगे तो C डबल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज है, और ये रहा CF3 ग्रुप। और लास्टली जो डी ऑप्शन है, डी में रहेगा C डबल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज, और ये दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। इन सभी की स्टेबिलिटी चेक करूं, इनमें हमें पता है ये कॉन्जुगेट बेस जो है ये अनायन फॉर्म है, इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इन सभी के इफेक्ट्स जब आप देखेंगे तो ये जो CH3 लगा है ये भर भर के प्लस आई ही लगाएगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। अब ये जो OMe है ना, इसका आप प्लस एम नहीं लगाएंगे, ये ज्यादा से ज्यादा आपका माइनस आई लगाएगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि यहाँ लोन पेयर जो है वो डीलोकेलाइज नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद CF3 डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो बहुत ज्यादा ही स्टेबल हो जाएगा, वेरी वेरी स्टेबल, एक तरीके से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है प्लस आई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग यहाँ पे ज्यादा है तो फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में इस केस में प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो हम जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पे के ए का ऑर्डर रखेंगे, लीस्ट हो जाने वाला है डी वाला, फिर उसके बाद ए वाला। बाकी सभी में देखो यहाँ दोनों में माइनस आई लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई है। डिस्टेंस भी आपका CF3 डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ बीच में CH2 आ चुका है, दैट्स वाई सी तो टॉप पे आ जाएगा और बीच में कहीं बी ऑप्शन लाई कर रहा होगा। दिस विल बी द ऑर्डर। सबसे ज्यादा सी कहाँ दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन में, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए, फिर डी। दिस इज द राइट ऑप्शन, यही हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। तो ऐसे आपके कार्बोक्सिलेट के हमने सिंपल मॉलिक्यूल्स देखे। अब यही अगर कार्बोक्सिलेट में हमारे पास बेंजोइक एसिड हो तो उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, इसके आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मैं आपको एडिशनली उसके क्वेश्चंस में अप्रोच बताऊं तो कैसे करनी होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये रहा COOH ग्रुप और इसी में ही अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ देते हैं। ये तो अगर मैं आपसे नॉर्मली साइड ग्रुप्स में इधर पे मान लीजिए मैं लगा दूं OMe ग्रुप, इधर पे लगा दिया जाए CH3 ग्रुप,
उसके ऑपोजिट पे लगा दिया जाए NO2 ग्रुप और उसके बगल में लगा दिया जाए फ्लोरीन, उसके बगल में लगा दिया जाए फ्लोरीन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। कैसे बताओगे? कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, तो हर जगह ये प्रोटॉन निकाल के आपको बनाना होगा कॉन्जुगेट बेस, हर जगह प्रोटॉन निकालकर कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है, इसमें जितना स्ट्रॉन्ग माइनस विथड्रॉइंग वाला ग्रुप लगा होगा वो उतना ही बेटर स्टेबल होगा। अब इन सभी ग्रुप्स की पावर देखोगे आप, OMe क्या है? OMe एक प्लस M है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस M, तो ये अनस्टेबल करेगा। और इसी तरीके से CH3 प्लस H लगाता है, लेकिन प्लस H वीकर होता है प्लस M के कंपैरिजन में। आगे बढ़ोगे तो यहाँ माइनस M है, तो ये ज़्यादा स्टेबल करेगा। फ्लोरीन में लोन पेयर से प्लस M भी लगता है, माइनस I भी, लेकिन माइनस I स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग होगा उतना बेटर स्टेबलाइजेशन होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, अगर मैं इसको A बोलूँ, इसको B बोला जाए, इसको C बोला जाए और लास्ट वाले को D ऑप्शन नाम दे दे, NO2 का स्ट्रॉन्गेस्ट विथड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा तो C मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। फिर उसके बाद D वाला, इन दोनों में से जितना ज़्यादा डोनेट करेगा उतना कम स्टेबल होगा, तो लीस्ट में आ जाएगा A वाला और बीच में कहीं लाई कर रहा होगा B ऑप्शन। ऐसा सीक्वेंस बनने वाला है, CDBA ऐसा सीक्वेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा और चेंजेस इसी क्वेश्चन में मैं करूँ, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यही कार्बोक्सिलेट ही है और ये COOH ग्रुप, इसी में ही अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स अब चेंज करते हैं, इसी में ही अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स अगर चेंज करें, मान लीजिए बगल में मैं CH3 लगा दूं, उसके बाद यहाँ पे बगल में आपको देखने के लिए मिल जाए NO2 ग्रुप, फिर उसके बाद इधर पे लगा दिया जाए CH3 ग्रुप और लास्टली यहाँ लगा दिया जाए OMe ग्रुप। तो ये A है और ये B है, ये रहा C और ये रहा D। अब इनमें से आप किसको बोलोगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? वही चीज़ आप करते हो, आपके माइंड में तो यही स्ट्राइक करेगा, कार्बोक्सिलेट बनाओ, कार्बोक्सिलेट बनाओ, कार्बोक्सिलेट बनाओ, स्ट्रेंथ चेक कर लो, सभी की स्ट्रेंथ, सभी की स्ट्रेंथ जब आप चेक करोगे तो ये NO2 मेटा पोजीशन पे है, ये मेटा पे है। और मेटा पे याद रखना कि हमेशा एट मेटा पोजीशन, याद क्या रखना है, एट मेटा पोजीशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, मीजोमेरिक एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये मीजोमेरिक तो लगाएगा नहीं, लगाएगा क्या, ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई ही लगा रहा होगा, जितना भी इफेक्ट होगा माइनस आई का होगा। अब CH3 यहाँ से प्लस H लगाएगा, OMe यहाँ से प्लस M लगा रहा होगा, तो एक्सपेक्टेड क्या होगा हमारा जो ट्रेंड, हम ये मानेंगे कि भाई यहाँ ही विथड्रॉ हो रहे हैं और CH3 भी आपका डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हम मान के चलेंगे कि सबसे ज्यादा B होना चाहिए। बाकी सारे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा प्लस H से और प्लस I से, तो ओवरऑल सबसे ज्यादा डोनेशन तो देखो प्लस M का हो रहा होगा, सबसे ज्यादा डोनेशन प्लस M का हो रहा होगा, तो फिर हम कहेंगे इसके बाद D होना चाहिए। और इन दोनों में से प्लस H तो बराबर से लगेगा, और लेकिन प्लस I जितना ज्यादा पास होगा उतना ही बेटर आपका लगता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ये दूरी पे है, कम लगेगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। और फिर A लास्ट में आ रहा है, A ये वाला लास्ट में आ रहा है, ये वाला लास्ट में कहीं जाकर लाई करेगा, ये है हमारा एक्सपेक्टेड, ये रहा भाई आपका एक्सपेक्टेड। अब मैंने एक्सपेक्टेड लिख दिया है तो भाई आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये तो ऑर्डर नहीं होने वाला। जी हाँ बिल्कुल, इसको काट दो, कभी नहीं होगा। इसके लिए आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो भी हमारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड स्पेशली होंगे, वो मोस्ट एसिडिक होते हैं बाकी सभी के कंपैरिजन में। चाहे कोई भी ग्रुप लगा हो, डोनर लगा हो, विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आंख बंद करके आपको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो एक्चुअल ऑर्डर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो एक्चुअल ऑर्डर होगा, मैंने कहा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मोस्ट एसिडिक होंगे, ए सबसे ज्यादा होगा, फिर बाकियों को आप ट्रेंड में लगाओगे, इसमें कोई इफेक्ट चेक नहीं करना है। तो बाकी के अकॉर्डिंग हमारा बी आ रहा था, फिर कौन सा था,
डी वाला था और फिर था सी वाला। ये हो जाएगा एक्चुअल ट्रेंड। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको नोट डालकर ये बात लिख लेनी है, ये बात आपको नोट डालकर लिख लेनी है। क्या लिख लेना है भाई? दैट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर the most acidic ones, are the most acidic ones। ये सबसे ज्यादा ही एसिडिक होंगे। इसके कंपैरिजन में आपके जो भी लगे होंगे ना, कोई चेक मत करो कि डोनर है कि विथड्रॉइंग है। इसका रीजन भी मैं बताती हूँ, इसका रीजन भी अभी आपको पता चल जाएगा। इसका रीजन क्या होता है? दो रीजन से होता है। पहला जो मोस्ट डोमिनेटिंग है दैट इज SIR इफेक्ट। यस, ये वही SIR इफेक्ट है जो हमने रेजोनेंस में पढ़ा था, स्टीरिक वाले फैक्टर्स में। स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस वही वाला पार्ट है ये। और दूसरा है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा जो इफेक्ट है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ होता क्या है एक्चुअल में? होता क्या है, हमने बनाया बेंजोइक एसिड, ये COOH ग्रुप है। अब अगर यहाँ पे रीजन हम SIR इफेक्ट का दे रहे हैं, दैट मीन्स ये जो G ग्रुप लगा होगा ना, ये SIR एक्टिव ग्रुप रहा होगा। ये जो G ग्रुप रहा है ये SIR एक्टिव ग्रुप रहा होगा। और अगर SIR एक्टिव ग्रुप है ये, तो होगा क्या? SIR एक्टिव होने की वजह से यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, आपका जो प्रोटॉन है वो इजीली लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये फिर रिंग से कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। कार्बोक्सिलेट जो है वो आपका एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो इसी वजह से SIR इफेक्ट की वजह से यहाँ जो भी आपके ग्रुप्स होंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन पे ऑर्थो इफेक्ट लगता है। SIR इफेक्ट है क्या? ये एक तरीके का ऑर्थो इफेक्ट ही तो होता है। ये एक ऑर्थो इफेक्ट ही तो होता है, और तो क्या ही है, और तो कुछ नहीं है। तो इसलिए SIR इफेक्ट की वजह से, लेकिन जो SIR इनएक्टिव है, SIR इनएक्टिव थे, जैसे कि NH2 ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, इन दोनों के केसेस में क्या होता है, अगर ये ऑर्थो पे हैं, अगर ये ऑर्थो पे हैं तो इनमें हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हो जाती है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो प्रोटॉन आपका इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों केसेस में जो कि इनएक्टिव वाले हो रहे थे, यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट आपका जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होंगे वो मोस्ट एसिडिक में काउंट होंगे। आंख बंद करके ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी हिसाब से अगर हम बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक क्वेश्चन करें, बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक क्वेश्चन करें, तो ये रहा COOH, यहाँ मान लीजिए लगा दिया है NH2 ग्रुप। इसी तरीके से अगला बेंजोइक एसिड है और इसमें लगाया है ऑर्थो पैरा पे, और लास्ट वाले केस में अगर यही मैं मेटा पोजीशन पे लगा दूं, तो अब इनमें बताइए कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, Ka वैल्यू का ट्रेंड जब आपको बताना होगा, वही प्रोटॉन को लॉस करा देना। पहला सबसे स्टेप तो यही रहेगा कि प्रोटॉन को लॉस कराओ। अब इफेक्ट देखो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो वाला है ना ये, तो ये तो मोस्ट एसिडिक होगा। हमें कुछ जांच पड़ताल करनी ही नहीं है कि डोनर है या विथड्रॉ वाला है। ये A है, ये रहा B और ये रहा C, तो A तो भाई ऑर्थो वाला है, ये मोस्ट एसिडिक होगा। और रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में। और दूसरे सिस्टम में अगर आप देखो तो ये जो NH2 है ये +M इफेक्ट लगा रहा होगा, और यहाँ मेटा वाली साइड है, तो मेटा में तो सिर्फ भाई -I लगेगा नाइट्रोजन का, +M तो वर्क ही नहीं करता। मीजोमेरिक डू नॉट वर्क एट मेटा पोजीशन, सिर्फ वहां पे -I लगेगा, और -I सिस्टम को स्टेबल कर देगा। तो A के बाद जो सिस्टम लाई करेगा दैट इज C, और फिर हो जाएगा B। ACB विल बी द राइट ऑर्डर ऑफ दिस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि सारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर द मोस्ट एसिडिक वंस।
तो ये हमारी कहानी हो गई कार्बोक्सिलेट की। और ऑक्सी एसिड्स में अब हम दूसरे तरीके के सिस्टम्स डिस्कस करें तो हमने लिखा था कौन सा, एल्कोहल था या बेंजीन था, फिनॉल्स लिखा था। तो देखो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिनॉल्स की। तो नेक्स्ट कैटेगरी इन द ऑक्सैलिक एसिड इज फिनॉल्स। फिनॉल्स में अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी होगी तो ये पर्टिकुलर बेंजीन पे लगाया OH ग्रुप, एक प्रोटॉन निकल जाएगा और प्रोटॉन जैसे ही निकलेगा तो हमें जनरेट होता हुआ नजर आएगा फिनॉक्साइड आयन। ये जनरेट हो गया फिनॉक्साइड आयन। यही है हमारा इस पर्टिकुलर केस में कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और ये रहा हमारा फिनॉल जिसकी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो वही जो फिनॉल हमारा ग्रुप यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, सिर्फ उसमें आपको करना क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता है एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बिल्कुल सेम फैक्टर आपको इधर पे भी अप्लाई करना है। हर जगह आपका ये फैक्टर तो एप्लीकेबल होता ही होता है, कुछ एडिशनल आपके काउंट हो जाते हैं लेकिन ये फैक्टर आपका ऑलवेज रहता ही है। तो इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वही अप्रोच लगानी है। एक इन जनरल फिनॉल बना लेते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करते जाएंगे। ये फिनॉल बना लेते हैं। क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो पहले वाले को अगर हम A नाम दे और इधर लगा दिया जाए CH3 ग्रुप, अगले में यहाँ पे लगा दिया जाए CH3 ग्रुप और फिर उसके बाद यहाँ पे लगा दिया जाए CH3 ग्रुप और लास्ट वाले केस में लगा दिया जाए यहाँ OMe ग्रुप। ये रहा D ऑप्शन, ये रहा C ऑप्शन और ये रहा B ऑप्शन। अब इन सभी में जब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, फर्स्ट स्टेप इज आप प्रोटॉन को लॉस कराएंगे। ये प्रोटॉन को लॉस करवा देते हैं, प्रोटॉन को लॉस करवा दिया, फिनॉक्साइड आयन बनवा लिया। अब जो साइड में ग्रुप्स हैं इनके आप पावर्स को चेक करो, साइड वाले ग्रुप्स के पावर्स को चेक करेंगे। ऑर्थो पे CH3 है, प्लस H भी लगेगा प्लस I भी लगेगा, दोनों डोनर है, सिस्टम को अनस्टेबल कर रहे होंगे। अगले केस में CH3 एट मेटा पोजीशन तो ओनली प्लस I लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लगता है, ओनली इंडक्टिव वर्क करता है जब मेटा पोजीशन की बात होगी, ना मीजोमेरिक ना हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अगर हम पैरा पोजीशन पे देखेंगे तो यहाँ प्लस H भी लगेगा प्लस I भी लगेगा और OMe यानी कि यहाँ प्लस M लग रहा होगा। लीस्ट स्टेबल तो हो गया भाई D ऑप्शन। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ Ka वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। Ka वैल्यू देखो, सबसे पहली चीज स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि एक एनायन है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्स होती है इलेक्ट्रॉन डोनर। सारे के सारे हमारे डोनर ही हैं तो जितना स्ट्रॉन्ग डोनर होगा वीकेस्ट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट डोनेशन हो रहा है D में तो ये वीकेस्ट एसिड होगा। अब देखो इसके अलावा कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ये सिर्फ प्लस I से दे रहा है, प्लस I बाकी सभी में भी लग रहा है। और उसके अलावा अब यहाँ सिर्फ प्लस I जहां लग रहा है मतलब वो सबसे कम डोनेशन कर रहा होगा, दैट मीन्स B आ जाएगा इन द टॉप पोजीशन। अब A और C में कैसे पता करें, हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जितना दूरी पे प्लस I होगा उतना कम लगेगा, उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। तो फिर इसके बाद C ऑप्शन लाई करेगा और फिर बीच में आ जाएगा A। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसे चेक करते हैं हम फिनॉल्स के केस में। बिल्कुल सेम केस आपका राइज होता है इन केस ऑफ एल्कोहल्स, जो कि थर्ड कैटेगरी है ऑफ ऑक्सी एसिड्स। थर्ड कैटेगरी है ना, C कैटेगरी है एल्कोहल्स, थर्ड कैटेगरी है एल्कोहल्स की। और एल्कोहल्स कोई भी सिस्टम हो सकता है ROH, और ये भी पर्टिकुलरली प्रोटॉन को लॉस करवाएंगे और RO माइनस एल्कोक्साइड आयन जनरेट होगा। और इस पर्टिकुलर केस में भी इस पर्टिकुलर एल्कोहल की हमें जो एसिडिटी बतानी होगी, ये एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जो कि यहाँ पर एक एनायन के फॉर्म में जनरेटेड होगा, which is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group, like this।
इस तरीके का सिस्टम भाई जनरेट होता है और इसके बेसिस पे भी बिल्कुल सेम आपको अप्लाई करना है जैसे हमने अभी अल्कोहल के केस में, सॉरी फिनॉल्स के केस में किया था। हेयर ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम। क्वेश्चन इसका करवाऊं मैं, इसका क्वेश्चन है आपके लिए, इससे ही आप सॉल्व कर लो। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन अल्कोहल्स। सारे अल्कोहल्स हैं, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, आर ग्रुप का काम करेगी, बेंजीन नहीं है क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। तो अब देखिए इन सभी में से जब आप अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, इनके रिस्पेक्ट में हर एक का आपको करना क्या है, कॉन्जुगेट बेस बना लेना है। बनाइए जरा कॉन्जुगेट बेस, ये O माइनस बनेगा, ये Cl बनेगा, फिर उसके अगले पोजीशन पे ये O माइनस और ये रहा Cl। Cl की पोजीशन उसने चेंज करते जा रहा है, 1 2 पे, फिर 1 3 पे और यहाँ है 1 4 पे, और ये तो भाई और भी ज़्यादा दूरी पे चली गई, ये O पर माइनस और ये रहा Cl। अब इन सभी में से आप स्टेबिलिटी जब एनालाइज करोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग पावर देखो, ये Cl लगा है, Cl प्लस M, तो देखो Cl का अगर हम स्पेशली इफेक्ट अलग से डिस्कस कर ले, हेलोजेंस में इन जनरली प्लस M तो लगेगा ही। जैसे यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन का लोन पेयर से प्लस M भी लगेगा और माइनस I भी लगेगा, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो प्लस M थोड़ा वीक होता है प्लस I से, ये हर बार हम देखते आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, वो भी माइनस I। उसके अलावा यहाँ पे भी माइनस I। देखो अब ये मेटा पोजीशन कंसिडर मत कर लेना, बेंजीन नहीं है ये, बेंजीन नहीं है ये, कोई मेटा पोजीशन नहीं होगी। तो यहाँ पे प्लस M और माइनस I बराबरी से लग रहा होगा, और ये भी आपका माइनस I और ये भी माइनस I भाई। और इंडक्टिव की बात आपको पता ही है, हर क्वेश्चन में मैं बताते आ रही हूँ कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये मैंने आपको थ्योरी में भी करवाया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, दैट दिस इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी दूरी पे इफेक्ट उतना कम लगेगा, और माइनस I इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल ही कर रहा है, ये स्टेबल कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, तो जितना पास होगा उतना ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ में दो ऑप्शंस तो मुझे एक जैसे नजर आ रहे हैं, ये A वाला और ये D वाला, दोनों एक जैसे हैं भाई, बराबरी की दूरी पे हैं, तो A और D तो बराबर ही होगा। अब इन दोनों में से जो जितना पास उतना ज़्यादा स्टेबल, पास में ये वाला है 1 3 पोजीशन वाला, तो आ जाएगा B ऑप्शन इसके बाद, और C आ जाएगा लास्ट में। ये रहेगा ऑर्डर, ये रहने वाला है भाई ऑर्डर ऑफ दिस एसिडिक स्ट्रेंथ। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अल्कोहल्स वाला भी जो केस है वो होता है खत्म। हमने ऑक्सी एसिड सारे तीनों के तीनों कवर कर लिए हैं। अब दूसरा जो सिस्टम हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेसिस एसिड, मतलब नाइट्रोजन सेंटर पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार आप देख लो, एक ही क्वेश्चन से आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते नहीं। नाइट्रोजनस एसिड्स, नाइट्रोजनस एसिड्स, तो इसकी नंबरिंग हमने किस तरीके से करी थी उसी तरीके से इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ऑक्सी एसिड्स को नंबर 1, तो इसको नंबर 2 कर देते हैं, इसको देंगे हम नंबर 2। और नाइट्रोजनस एसिड्स में कोई सब कैटेगरी तो थी नहीं, और नाइट्रोजन सेंटर पे पर्टिकुलरली नेगेटिव चार्ज होगा, तो होगा क्या, मान लीजिए कोई भी RNH2 है, तो ये भी अपना एक प्रोटॉन लॉस ही कर रहा होगा, और प्रोटॉन को लॉस करके RNH पे माइनस चार्ज आ रहा होगा, तो इसकी भी आपको स्टेबिलिटी देखनी होगी। दिस विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। एक क्वेश्चन के बेसिस पे ही समझ लो आप, उससे ही आपका काम बन जाएगा। ये मान लीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH है, ये NH है, ये रहा A सिस्टम। फिर उसके बाद देखिए यहाँ नाइट्रोजन है और इसी में ही जुड़ा हुआ है यहाँ डबल बॉन्ड, ये रहा B ऑप्शन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम इज कुछ यहाँ नाइट्रोजन, इस पे हाइड्रोजन है, और इसमें क्या कर सकते हो आप, इधर डबल बॉन्ड कर दो, इधर डबल बॉन्ड, और इधर पे भी डबल बॉन्ड अगर हम जोड़ देते हैं, तो ये रहा C ऑप्शन।
एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो अब सभी में से आप एनालाइज करोगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो इस जगह पे माइनस आएगा, ये प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये प्रोटॉन निकलेगा, इधर पे भी माइनस आएगा। कॉन्जुगेट बेस किसका सबसे ज्यादा स्टेबल है? यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है ये नाइट्रोजन sp3 सेंटर पे है, और ये नेगेटिव चार्ज जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे ये डीलोकेलाइज्ड है, तो ये पर्टिकुलरली sp2 होगा, और ये डीलोकेलाइज्ड होने की वजह से सिमिलरली यहाँ जो लोन पेयर्स होंगे वो आपके दो जगह, यहाँ मोर डीलोकेलाइजेशन है, यहाँ पर मोर डीलोकेलाइजेशन है, और ये सेंटर भी sp2 ही है, sp2 ही है। अब हमें ये बात पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस के, जो हमने ऑलरेडी कवर किया था कि जो भी अगर सेंटर्स, यहाँ पे नाइट्रोजन अगर sp होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन sp2, और फिर उसके बाद होगा नाइट्रोजन sp3। यही सिस्टम होगा, यही सिस्टम होता है। तो अब इन सभी में से एनालाइज करते हुए हमें एसिडिक स्ट्रेंथ में ये दोनों sp2 सेंटर्स दिख रहे हैं, परसेंटेज एस ज्यादा है, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मोर डीलोकेलाइजेशन, सो दिस सिस्टम विल बी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। कॉन्जुगेट बेस वाली कैटेगरी ये रही, तो सी वाला मोस्ट एसिडिक हो जाएगा भाई, और फिर उसके बाद बी वाला और लीस्ट हो जाएगा ए वाला। दिस विल बी द ऑर्डर। ऐसे ही होते हैं नाइट्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि नाइट्रोजन वाले सिस्टम एक बेहतर बेस की तरह काम करते हैं, तो इनको हम एसिड्स की कैटेगरी में थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली आपके नेक्स्ट लेक्चर बेसिक स्ट्रेंथ में आपके ज़्यादा काम आएंगे। नाइट्रोजनस एसिड्स में आपको इतना इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है ही नहीं। अब हम जो नेक्स्ट सिस्टम हमें पढ़ना है, थर्ड कैटेगरी ऑफ एसिड्स, दैट इज कार्बोनिक एसिड, कार्बन वाले एसिड्स की बात करेंगे। तो नंबर 3 कैटेगरी लिखिए, कार्बोनिक एसिड्स। कार्बोनिक एसिड्स की कैटेगरी अगर हम देखें तो कार्बोनिक एसिड्स में हमने दो टाइप्स देखे थे। पहला आपको हाइड्रोकार्बन्स देखने थे, हाइड्रोकार्बन्स बहुत सिंपल है, उसको कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम बात कर लेंगे कार्बोनिक दूसरे कार्बोनल सिस्टम्स की। तो नंबर 1 है हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 1 है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वही हाइड्रोजन और कार्बन वाले सिस्टम, इसको डायरेक्टली आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हो, जैसे कि ये ट्रिपल बॉन्ड है CH है, यही होते हैं सिस्टम हाइड्रोकार्बन्स में, और कुछ नहीं देखना है आपको। फिर इसी में ही अगर मैं ये ले लूँ कि ये बेंजीन रिंग है और ये रहा प्रोटॉन, इसमें ये रहा A, ये रहा B, फिर उसके बाद देखिए और क्या हो सकता है सिस्टम, ये सीधे सीधे भी हो सकते हैं, ये रहा C, और लास्टली CH3, और ये भी CH3, और ये रहा D। अब ABCD में से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना पड़े तो आप क्या करेंगे, क्या ऑर्डर बताएंगे? सबसे पहले सभी का प्रोटॉन हटा दो, ये भी प्रोटॉन हटा दो, इसका भी एक प्रोटॉन जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, और इसका भी एक प्रोटॉन जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज। अब इन सभी में आप जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज sp सेंटर, और ये रहा sp2 सेंटर, ये भी sp2 सेंटर है, और ये भी ये sp3 सेंटर है। और एसिडिक स्ट्रेंथ हमने कहा था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस के। तो अकॉर्डिंगली हमें ये समझ में आ गया है कि ए तो भाई मोस्ट एसिडिक रहने वाला है और sp3 वाला तो लीस्ट होने वाला है। इन दोनों का क्या करें, इन दोनों का क्या करें? अगर sp2 सेंटर बेंजीन पे है, बेंजीन पे होता है, तो इस सिस्टम पे आप ये देख सकते हैं ये सिस्टम ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होगा। उसके अलावा यहाँ होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है क्योंकि डीलोकलाइजेशन होता है, तो sp2 तो है पर दिस इज लेस, ये थोड़ा कम होता है, sp2 से sp3 की तरफ यहाँ पे मूव कर रही होती है आपके परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो C से तो थोड़ा कम ही रहा होगा। दैट मीन्स हमें ज़्यादा sp2 परसेंटेज S मिलेगा C में, तो ये C पहले आ जाएगा और फिर आ जाएगा B,
और स्टेबिलिटी भी कॉन्जुगेट बेस के हिसाब से देखें तो इस कॉन्जुगेट बेस में अगर बेंजीन रिंग पे नेगेटिव आता है तो ये अनस्टेबल सिस्टम है, ये अनस्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका बाद में एज कंपेयर टू सी ऑप्शन। बाकी sp3 तो लीस्ट ही रहने वाले हैं। ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन्स का सिस्टम। परसेंटेज एस के बेसिस पे आप निकालना सीख ही चुके हो। अब इसके अलावा और क्या था, लास्ट वाला जो था कार्बोनिक एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिक एसिड्स में जो नंबर 2 कैटेगरी है कार्बोनिल एसिड, इसमें जो बी कैटेगरी है दैट इज कार्बोनिल एसिड। कार्बोनिल कार्बन होगा, इसमें कार्बोनिल कार्बन होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी कार्बोनिल सिस्टम है ये कुछ ऐसा कार्बोनिल सिस्टम रहेगा मान लीजिए, और इससे जब भी प्रोटॉन निकला होगा तो जो भी हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे आप चेक करोगे, ये एसिड रहा होगा और इसकी हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। एक क्वेश्चन से आपकी सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, एक क्वेश्चन से सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। क्वेश्चन देखिए, ये बना दिया हमने यहाँ पर, मान लीजिए कोई एक्स एटम जो कि हेलोजन है, ये रहा ए। फिर उसके बाद अगले ही केस में हम क्या कर सकते हैं, इधर पे बना दो भाई CH, या फिर इसमें क्या करो, इसको नॉर्मल ही रहने दो, हाइड्रोजन ही रहने दो। फिर उसके बाद अगले पे यहाँ पे क्या कर सकते हो, CH3 बना दीजिए। फिर उसके अगले वाले सिस्टम पे OCH3 बना दीजिए। फिर उसके अगले वाले सिस्टम पे क्या कर सकते हैं, OH बना देते हैं। फिर उसके अगले वाले सिस्टम पे NH2 बना देते हैं और लास्टली NMe2 बना देते हैं। ये हो गए सारे के सारे सिस्टम्स, ये हो गए सारे सिस्टम। अब इनमें नेमिंग कर दो, इसको ए कहा था, ये बी हो जाएगा, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये क्वेश्चन नहीं, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें कवर होगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट कवर होगा। तो हमें इन सभी से रिलेटेड कॉन्जुगेट बेसिस बनाने, प्रोटॉन कहाँ से निकालोगे और जो प्रोटॉन निकालोगे जो रिस्पेक्टिव एनायन बनेगा, तो जो हमने रूल्स इस लेक्चर के स्टार्टिंग में देखे थे ना कि कैसे हम एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, वही 4 रूल्स अप्लाई करना स्टेप वाइज। तो ये एक्स एटम है, हेलोजन है, हेलोजन से तो जाएगा नहीं, प्रोटॉन निकलेगा, ये दूसरे CH3 वाले सेंटर से प्रोटॉन निकल जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन है, डायरेक्टली आप इस पर्टिकुलर ये वाले प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हो क्योंकि sp2 में बन जाएगा, वो नहीं स्टेबल होगा। यहाँ नेगेटिव बनाओगे विच विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देन सी ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये दोनों ही आपके सिमिलर सेंटर्स हैं, कहीं से भी निकाल दो, कार्बन पे नेगेटिव आएगा। देन उसके बाद कहाँ से निकाल सकते हो, उसके बाद जो प्रोटॉन जाएगा यहाँ O पर, ये O एटम है, ये O एटम है, O पर जो CH2 है इस पे माइनस बनाओ या यहाँ बनाओ, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के रूल्स देखो, सबसे पहले जो रूल्स हमने देखे थे, कहाँ नेगेटिव बनाना चाहोगे, पहला चीज तो साइज वाला फैक्टर, साइज कार्बन और दोनों जगह ही कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा फैक्टर था हमारा रेजोनेंस का, वही रूल्स जो हमने स्टार्टिंग में लेक्चर के देखे थे। रेजोनेंस यहाँ पे मिल रहा है, इधर पे रेजोनेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया है, तो फिर हमें इस पर्टिकुलर सेंटर पे नहीं बनाना है, इसमें OCH3 ही रखो। यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाओगे, अगले सेंटर पे क्या करोगे, यहाँ ऊपर माइनस बना दोगे क्योंकि यहाँ कार्बन पे माइनस आएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे। तो रूल नंबर 2 जो है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा। फिर आप F एटम पे देखो, तो यहाँ पे अगर प्रोटॉन निकालोगे नाइट्रोजन से निकलेगा, तो नाइट्रोजन से निकलेगा तो NH माइनस विच इज मोर स्टेबल देन कार्बन पे नाइट्रोजन बनाने के कंपैरिजन में। अब उसके अलावा लास्ट ऑप्शन में NMe2 है, नाइट्रोजन पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, मिथाइल से अगर आप प्रोटॉन निकालने जाओगे वो स्टेबल नहीं होगा, जस्ट लाइक OCH3 का नहीं हुआ था। तो इस केस में नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है, तो इस NMe2 से तो नहीं, हम इस कार्बन से ही प्रोटॉन निकालेंगे। अब इन सभी कॉन्जुगेट बेसिस की भाई स्टेबिलिटी चेक कर दीजिए, लग जाइए इनकी स्टेबिलिटी चेक करिए और बताइए क्या ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का। अब ये सारे थे
कॉन्जुगेट बेसिस, और आपको बतानी है स्टेबिलिटी ऑफ ऑल दीज कॉन्जुगेट बेसिस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू। तो ऑर्डर क्या मिलेगा, ऑर्डर बनाइए भाई बेस्ड ऑन वही सारे फैक्टर्स जो हमने एनायन के देखे थे। एक बार फिर से चाहो तो देख लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हमने स्टार्टिंग में ही लेक्चर के देखे थे कि ये साइज जो कि सेम पीरियड पे नहीं लगेगा, डिफरेंट पीरियड्स पे लगेगा। उससे आंसर ना आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे आंसर ना आए तो रेजोनेंस, उससे भी आंसर ना आए तो इंडक्टिव पे जाओगे। स्टेप वाइज चलना है, ये बात बिल्कुल आपको दिमाग पे फिट बैठा लेनी है। कभी भी आप जंप मत कर जाना किसी भी रूल से, आंसर फिर नहीं आएगा। हर जगह देख सकते हो आइदर कार्बन पे माइनस है या फिर आपका ऑक्सीजन पे या फिर नाइट्रोजन पे, सारे सेम पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के हैं, तो रूल नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल नंबर 2 पे जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन पे जहां नेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल होगा या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उतना बेहतर स्टेबलाइजेशन। ऑक्सीजन पे जहां माइनस होगा वो ज्यादा स्टेबल कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे। दैट मीन्स ये जो ई कैटेगरी वाला है ये सबसे बेहतर एसिड होगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन पे माइनस कहाँ आया, ये आया एफ वाले में, ये एफ वाला हो गया। और कहाँ, बाकी तो हर जगह कार्बन सेंटर्स पे ही है, बाकी हर जगह कार्बन पे है, तो अदर फैक्टर्स लगाएंगे। अब ये जो एक्स एटम है हमें क्या करना है, ये ओवरऑल ग्रुप कितना इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो नंबर 3 रूल है वो रेजोनेंस है और हर जगह आपको कार्बोनिल का रेजोनेंस मिल रहा है। तो रूल नंबर 3 से आंसर नहीं आएगा। जितने भी आपके बचे हुए सिस्टम है सब में इंडक्टिव देखना है आपको। ओवरऑल इस पूरे के पूरे सिस्टम से कितने इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं, तो ये बगल में जो एटम है ये जितना इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा उतना ही बेहतर यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ रही होगी। ये हेलोजन है, ये सबसे ज्यादा माइनस आई लगाएगा, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर इस पर्टिकुलर सेंटर पे देखोगे तो दूसरी, अगर इसको दूसरी नजर से आप देखो तो यहाँ माइनस लगा दो, ये CH3 लगा दो। CH3 क्या करेगा, कुछ ना कुछ आपका इंडक्टिव से हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट ही करेगा। ये तो डोनर ही है ना, ये तो डोनर ही है, प्लस आई से डोनेट करेगा। लेकिन जो OCH3 है ना भाई, ये तो प्लस M से डोनेट कर रहे हैं भाई साहब, तो ये तो भाई छोड़ दो इन्हें, ये तो बहुत पीछे जाएंगे। तो जो जितना ज्यादा डोनेट करता जाएगा वो उतना वीक एसिड होता जाएगा। ये तो पहले ही हो चुका था, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब जो NME2 है ये भी तो एक बेहतर मीजोमेरिक है, तो जहां जहां मीजोमेरिक है ना वो तो लास्ट में आने वाले हैं। E आ गया, F आ गया, X जो विथड्रॉ कर रहा है दैट इज ओनली हेलोजन, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। फिर उसके बाद देखो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं, ना डोनेट ना विथड्रॉ, क्योंकि सब डोनेटिंग बचे हैं, तो जो नो इफेक्ट वाला है इसके बाद आ जाएगा। फिर ये प्लस आई से डोनेट कर रहा है, बाकी जो बचे हुए सिस्टम्स हैं वो आपके प्लस एम से डोनेट कर रहे हैं, जो ज्यादा डोनेट करेंगे कम एसिडिक, प्लस एम वाले लास्ट में लिखना। तो प्लस आई वाला आ जाएगा इसके बाद, जो कि हमें दिया है सी नंबर में। और जो डी नंबर पे दिया है, डी नंबर पे जो दिया है वो प्लस एम ऑक्सीजन OCH3 का लग रहा है, और ये ऑक्सीजन ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब हमें बात करनी है क्या, कि ये जो प्लस एम है वो OCH3 का बढ़िया होता है या NME2 का बेहतर होता है। दोनों में ही साइड ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो स्टीरिक वाले फैक्टर से तो आंसर आएगा नहीं। आंसर आएगा किस चीज से, कि प्लस एम में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा डोनेट करेगा, तो NME2 की टेंडेंसी इज ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की। तो फिर इन सीरीज में जो लास्ट में ये NME2 सबसे ज्यादा डोनेट कर रहा है, सबसे पीछे रखना है ऐसे, इसके बाद आ जाएगा डी वाला, और फिर उसके बाद आ जाएगा जी वाला, उसके बाद आ जाएगा जी वाला। दिस इज हाउ यू विल गेट द कंप्लीट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सारे के सारे कार्बोनिल सिस्टम्स आपके कवर हो गए हैं, कैसे चेक करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वही फैक्टर्स, वही फंडे जो हमने स्टार्टिंग में मीजोमेरिक के लिए चेक किए थे, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर भी चेक करना है। तो ये कार्बोनल सिस्टम्स का भी आपको आई होप सारी चीज़ें एसिडिटी की समझ में आ गई होंगी, समझ में आई होप ये सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके के जो सिस्टम्स बनते हैं, कुछ इस तरीके के जो सिस्टम्स बनते हैं, इन्हें अगर आप ट्राई करो नेट जून 2016, नेट जून 2016, तो इसमें आप एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट भी लगाएंगे।
इसमें आप एरोमेटिसिटी का भी कंसेप्ट लगाएंगे और साथ में एनिलेशन इफेक्ट भी आप देख सकते हैं। तो अब इनमें अप्लाई करके देखिए जरा, प्रोटॉन कहाँ का जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन से निकालोगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को निकालोगे और ये रहा यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। इस पर्टिकुलर सिस्टम में 5 मेंबर की रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, एरोमेटिक सिस्टम मिल रहा है, सही है भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 5 मेंबर में आपको एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन मिल रहा है और इस पे नाइट्रोजन पे माइनस है और इसमें जब देखने जाओगे तो ये भी आपकी डीलोकलाइज्ड सिस्टम ही है, ये भी डीलोकलाइज्ड सिस्टम है। लेकिन इधर पे जो माइनस है ना, नाइट्रोजन नेगेटिव यहाँ जरूर बन रहा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन भी है। ओवरऑल साइनाइड बहुत ज्यादा विथड्रॉ भी कर रहा है। तो कौन सा मोस्ट स्टेबल रहने वाला है, कौन सा मोस्ट स्टेबल रहेगा? सबसे पहली चीज इधर पे लग रहा होगा एनिलेशन इफेक्ट, यहां लग रहा होगा एनिलेशन इफेक्ट, जो कि डिक्रीज कर देता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था। तो अब इस हिसाब से आपको पी के ए वैल्यूज बतानी है। तो हम अगर के ए वैल्यूज देखें, के ए वैल्यूज देखोगे तो के ए वैल्यूज में जेड तो सबसे पीछे आ जाएगा और जेड सबसे पीछे आ गया है तो ए ऑप्शन हो सकता है या फिर हमारा डी ऑप्शन हो सकता है। अब एक्स और वाई में यहाँ एरोमेटिक भी है, साथ में ये जो साइनाइड है बगल से ही वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगा रहा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगा रहा होगा। अब आप कहेंगे रूल नंबर 2 से जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे नाइट्रोजन पे माइनस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सटर्नल आपको एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन भी मिलेगा, दैट मीन्स वाई इज मोस्ट स्टेबल। फिर उसके बाद होगा एक्स, ये मिल जाएगा आपको सीक्वेंस, ये मिल जाएगा सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो इस तरीके से अगर हम आगे देखें क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस देखिए। अब ये रहा आपके पास कुछ साइक्लिक सिस्टम, कुछ एस्टर्स काइंड ऑफ। इसके लिए हम कुछ एक्सटर्नल चीजें यहाँ पे समझते हैं, पहले कुछ हम एक्सटर्नल पॉइंट्स इसके पहले देख लेते हैं। साइक्लिक वर्सेस एसाइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक वर्सेस एसाइक्लिक, उनके लिए हम देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लिक वर्सेस एसाइक्लिक सिस्टम्स। तो इन जनरल अगर आपसे कोई भी ऐसा सिस्टम दे दिया जाए जो कि आपका क्या है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, और इसी में ही एक हमको मिल जाए कंपाउंड जो कि क्या हो, साइक्लिक हो, ये भी एक्टिव मिथिलीन ही हो, ये वाली है साइक्लिक और ये वाली है एसाइक्लिक। तो कभी भी ऐसे में हमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी होगी, हम प्रोटॉन को करवाएंगे लॉस, जो कि एक्टिव सेंटर वाला होगा। ये बीच वाला ही प्रोटॉन जो है ये उड़ा दो और यहाँ नेगेटिव बना दो, दोनों ही जगह आपके सेम ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें आपको कंसेप्ट जो याद रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज साइक्लिक वालों की ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू ए साइक्लिक वंस। तो वो फिर अगर ये ए है और ये वाला बी है तो बी मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू ए। ऐसा हुआ क्यों, साइक्लिक वाले ज्यादा स्टेबल हुए क्यों? मान के चलो ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, मेरे सिर के सामने से नेगेटिव चार्ज है और ये बगल में जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ए साइक्लिक में कुछ ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे झूल रहे हैं, स्टेबल जरूर कर रहे हैं इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करके, लेकिन ये बगल में ऐसे झूल रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। वही चीज आप इमेजिन करो साइक्लिक के केस में, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स भी है, लेकिन ये जो मेरे हाथ है ना, ये जो साइड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है ना, ये ऐसे पीछे की तरफ बांध दिए, तो ये बस बंधे हुए हैं, ये बस अपना काम कर रहे हैं इस सामने वाले नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का। ये कोई ऐसे झूल के हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, तो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं और सारे के सारे काम भी इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ के कर रहे हैं। दैट्स व्हाई साइक्लिक वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं ऑलवेज एज कंपेयर टू ए साइक्लिक वंस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एस्टर है या आपका कीटोन ग्रुप है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसके अलावा यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उतने ही बेहतर स्टेबलाइजेशन होगा। अब यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब इसको आप इजीली कर लेंगे। हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में कहा था कि साइक्लिक वाले मोस्ट स्टेबल होंगे, तो आंख बंद करके भाई सी तो सबसे ज्यादा हो गया। इन दोनों में ये जो एस्टर है, अगर ऐसा एस्टर ग्रुप है और जो
कीटो ग्रुप है, कीटो ही है, कीटो का -m ज्यादा होता है, -m कीटो का ज्यादा होता है, तो कीटो वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। C के बाद A और A के बाद B, CAB ऑर्डर होगा। और हमें pKa वैल्यूज निकालनी थी। एसिडिक स्ट्रेंथ है, Ka वैल्यू आई है, pKa क्या हो जाएगी, pKa क्या हो जाएगी, pKa हो जाएगी सबसे ज्यादा B की, फिर A की, फिर C की। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने कुछ उल्टा किया है क्या? ओके, ये Ka वैल्यू आई थी ना, Ka वैल्यू आई थी, हमें तो pKa चाहिए थी, हमें तो pKa चाहिए थी, इसका हमने एक सेकंड कुछ हमने Ka वैल्यू के अकॉर्डिंग टिक कर दिया है, Ka वैल्यू के अकॉर्डिंग टिक कर दिया है। Z सबसे लीस्ट था तो Z सबसे आगे रहा होगा, Z सबसे लीस्ट था तो Z सबसे आगे रहा होगा, तो Z सबसे आगे तो ऑप्शन नंबर C बन जाएगा ना, Z सबसे आगे। और Y सबसे पीछे हो गया, Y सबसे पीछे होगा जो कि मोस्ट एसिडिक था। हमने क्या किया था, Y सबसे, ये एक जैसे दिख रहे हैं, ये X बीच में था, तो ये Z सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद X वाला, फिर उसके बाद Y। C ऑप्शन, C ऑप्शन है। Ka वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने सही टिक किया था, लेकिन आपसे pKa पूछी गई है तो pKa में जस्ट उसका रिवर्स लगा दोगे, ये ठीक कर लेना भाई, C ऑप्शन होगा इसका राइट, ठीक है। और यहाँ से भी हमने pKa को कन्वर्ट कर लिया है, तो BAC विल बी द ऑर्डर, सो ऑप्शन नंबर D इज राइट। ऐसे क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है। और देखिए ये सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको सिस्टम्स में अप्लाई करना होता है। अब ये क्वेश्चन और है जिसमें बेस्ड ऑन रिंग साइज भी हम देखते हैं, तो उसमें हम रिंग का भी इफेक्ट देख लेंगे। अब यहाँ देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, pKa निकालनी है तो हर जगह ये जो प्रोटॉन यहाँ इनके सिर पे प्रेजेंट है ना, इनके सिर से उड़ा देंगे इस प्रोटॉन को, यहाँ माइनस बनाएंगे, सिमिलरली यहाँ माइनस और इधर माइनस आएगा। स्टेबिलिटी चेक करो, 3 पे 3 मेंबर रिंग पे माइनस, तो ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ बड़े ही मस्त एंटी एरोमेटिक, ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ गजब की एरोमेटिसिटी दिखा के स्टेबल हो जाएंगे। और इनमें तो भाई 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन बड़े हो गए हैं तो ये नॉन एरोमेटिक हो गए हैं, क्योंकि प्लेनैरिटी लूज कर चुके हैं, सीधा लिख लो नॉन एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे अगर हम देखने जाएंगे तो हमें पता है एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो Ka वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक की, और लीस्ट हो जाएगी एंटी एरोमेटिक की। लेकिन पूछी है हमें pKa वैल्यू, तो हम A को, फिर C को और B को लास्ट में रख देंगे, उल्टा कर देंगे ऑर्डर को। ACB विल बी द राइट आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के कंसेप्ट। नेट का है आपका 2020 का क्वेश्चन। अब देखिए, और आपका सिर्फ ये क्वेश्चन लास्ट रह गया है, और यहाँ पर 2 आपके पास सिस्टम है साइकिल के। अब साइकिल में बेस्ड ऑन रिंग साइज क्या फर्क पड़ता है, आइए इसकी थ्योरी भी हम जानते हैं, आइए जानते हैं इसकी थ्योरी भी। तो फिर यहाँ पर रिंग साइज का क्या फर्क पड़ता है, जैसे ये मान लो ये रही ऐसे 4 मेंबर की रिंग, फिर उसके बाद बना दो 5 मेंबर की रिंग, और इसी तरीके से अब बना देते हैं, या फिर हम ऐसे बड़े वाले सिस्टम को लेके चलने की जरूरत ही नहीं है, हम सिंपलेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उससे ही आपकी सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी, उससे ही सब अप्लाई हो जाएगा। 3 मेंबर की रिंग से स्टार्ट करो, एक ही कार्बोनिल देख सकते हैं हम, एक कार्बोनिल है, उसके बाद 4 मेंबर की रिंग, ये रही 4 मेंबर की, फिर उसके बाद है 5 मेंबर की रिंग, फिर है उसके बाद 6 मेंबर की रिंग। अब लेफ्ट टू राइट जाने में आपको पता है कि रिंग का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट रिंग साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो अंदर का थीटा एंगल है, ये वाला अंदर का इनर बॉन्ड एंगल जो है वो तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें बाहर का एंगल देखना होता है। तो आउटर बॉन्ड एंगल जो है, एक सेकंड, इनर बॉन्ड एंगल तो बढ़ रहा है ना, रिंग का साइज बढ़ता जा रहा है, तो इनर बॉन्ड एंगल जो है ये इंक्रीज कर रहा है। तो जो आउटर बॉन्ड एंगल होगा, बाहर का जो बॉन्ड एंगल होगा वो घटेगा, क्योंकि पूरा 360 ही है ना गोल घूमने पे। अगर अंदर का एंगल हमारा बढ़ रहा है तो आउटर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा, और
आउटर बॉन्ड एंगल जो होता है, ये बॉन्ड एंगल की प्रॉपर्टीज हमें पता है, बॉन्ड एंगल की प्रॉपर्टीज पता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं परसेंटेज एस के। तो इस हिसाब से लेफ्ट टू राइट जाने पे परसेंटेज एस कैरेक्टर भी घट रहा है, परसेंटेज एस घटना यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिक्रीज होना, और ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एसिडिटी के, ये एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट्स वाई लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिटी भी घटेगी, एसिडिटी भी घटेगी, मतलब जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। तो हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं दैट एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज, रिंग साइज के इनवर्सली रिलेटेड होती है। तो ये जो क्वेश्चन है अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब पूछा क्या गया था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ एसिडिटी ही पूछी हुई है, नेट दिसंबर 2016 का है। तो के ए वैल्यू जो है हमें ये पता है साइक्लिक वालों की तो भाई साहब ज्यादा रहेगी एज कंपेयर्ड टू ए साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। तो साइक्लिक वाले ए और बी हैं, मतलब ए और बी तो भाई उठाकर पहले ही रख दो एज कंपेयर टू सी, सी तो पहले ही हार गया, और जितनी छोटी रिंग उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। तो बस क्योंकि हमने अभी पढ़ा क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज, छोटी रिंग ज्यादा एसिडिक नेचर, सो के ए वैल्यू विल बी इक्वल टू बी, फिर ए और फिर सी। बिल्कुल इजीली अगर आपने ये कंसेप्ट्स पढ़े हैं, बिल्कुल वक्त ही नहीं लगेगा, तुरंत क्लिक कर जाएगा, अच्छा साइक्लिक वाली ज्यादा है, जितनी छोटी उतनी ज्यादा, बी सबसे ज्यादा, फिर ए और लास्ट में आ जाएगी ए। तो बी ए सी ऑर्डर कहाँ पे नजर आ रहा है, बी ए सी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ हमने सारी की सारी एसिडिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे बेसिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट्स को, उसमें एक जो इंपॉर्टेंट आता है स्टीरिक इनहिबिशन एंड प्रोटोनेशन, उसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है, सारी चीजें जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा आपका लास्ट लेक्चर, और उसमें क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।